नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और एक बेहद अहम मुद्दे पर आज स्वदेश विशेष में होगी बात। देश की सुरक्षा को तरजीह देते हुए सरकार ने रक्षा बजट में बड़ा इजाफा किया है। इस साल रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ से बढ़कर 7,85,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जी हां, यानी बजट में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ा फोकस सेना के आधुनिकीकरण और हथियारों की खरीद पर है। कैपिटल बजट को 1,80,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,19,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे फाइटर जेट, युद्धपोत, पनडुब्बियां और ड्रोन जैसी अत्याधुनिक सैन्य क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। विमान और एरो इंजन डेवलपमेंट के लिए करीब 64,000 करोड़ रुपए, नौसेना के लिए 25,000 करोड़ रुपए और जवानों की पेंशन के लिए 1,71,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बजट साफ संदेश देता है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। देश के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वदेश विशेष के खास कार्यक्रम में इसी पर आज चर्चा होगी और हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स बैठे हैं जिनसे चर्चा होगी कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर देश के लिए कितना अहम होने जा रहा है। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स को एक एक कर शामिल करते हैं, उनसे समझते हैं कि इस पूरे सिचुएशन को, बजट के बाद डिफेंस सेक्टर के लिए जो कुछ किया गया है उसको वो कैसे देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए खास रिपोर्ट। डिफेंस पर बड़ा ऐलान और दुश्मन परेशान। जी हां, रक्षा क्षेत्र के साथ, देश की रक्षा के साथ कोई समझौता नहीं और इसीलिए इस बार बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए बड़े ऐलान होते हुए दिखे हैं। विस्तार से बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण कुमार बेहेरा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर जेएनयू से, और दिनकर पेरी, फेलो सिक्योरिटी स्टडी प्रोग्राम कार्नेगी इंडिया। जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। मानसी दवे दिस साइड, अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल साहब संजय कुलकर्णी जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। बजट को हम सभी ने सुना और इनफैक्ट डिफेंस सेक्टर जो है वो एक्सपेक्टेशन लगाकर भी चल रहा था और क्यों ना हो, डिफेंस और शिप बिल्डिंग जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाते हैं जो कि देश के लिए काफ़ी अहम है। और जिस तरह के अनाउंसमेंट्स होते गए हैं, 15% की रक्षा बजट बढ़ोतरी ज़मीन पर सैन्य क्षमता आपके हिसाब से कितनी जल्दी दिखाएगी? पहले तो धन्यवाद मानसी जी एंड माय फेलो पैनलिस्ट। सवाल यह है कि रक्षा जो है, और खासकर आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक स्थिति पैदा हो चुकी है जहां पे लॉजिस्टिक्स चेन बहुत मुश्किल हो जाता है, आत्मनिर्भरता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट प्राइम थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट, और धीरे धीरे करके, जैसे पिछले साल हमने देखा 6,81,000 करोड़, इस बार हम देख रहे हैं 7,85,000 करोड़, तकरीबन 15% की उसके ऊपर तरक्की जो बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा हमने देखा लास्ट टाइम वी हैड लॉटेड अबाउट 1.81 फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसपे तकरीबन वी स्पेंट अ लिटिल मोर, वी स्पेंट अप टू 1.86। उसके मद्देनजर अब देखते हैं तो देयर इज अ जंप ऑफ अबाउट ऑलमोस्ट 17%। इफ यू गो ऑन 1.8 इट विल बी अबाउट 22%। मकसद ये है कि आत्मनिर्भरता कैसे अपने इंडिजिनाइजेशन के द्वारा, और ये जो खर्चा है, और इसमें भी ओवर 1,31,000 करोड़ वुड बी फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, चाहे इवन राफेल का प्रोडक्शन किस प्रकार से होगा, हाउ मच ऑफ इट विल बी आउटसोर्स्ड इनटू इंडिया, बाकी जो शिप्स है, सबमरीन है, ऑफ कोर्स द इंजन व्हिच विल कम फ्रॉम फॉर द एलसीए वो अलग है, इसी में शामिल है। तो ये जो पूरा का पूरा जो एक पैकेज है, it is with a view to modernization to improve the effectiveness of the armed forces, आत्मनिर्भरता, and ensure that everything, even technology अगर absorption भी है तो everything will be attempt would be to manufacture within the country। ये जो एक तरीके से फिल्म मिला है for the Indian industries, whether it is a startup
whether you call it for cyber warfare, whether it is for artificial intelligence, whether it is for UAVs, it is for drones, सब मिला करके for everything. It's a wholesome thing. Defense corridors बने हैं, entire indigenization के ऊपर जोर है, corporatization के बाद जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है, private industries को पूरा encouragement दिया जा रहा है. So I think it's a huge sort of a opportunity जो प्राइवेट इंडस्ट्री को मिले है, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन को मिला है, एकेडमिया को मिला है. सो ऑल ऑफ दिस आई थिंक इट्स अ गुड मूव एंड डेफिनेटली एम टू मॉडर्नाइज. मकसद ये है वी मस्ट हैव टीथ, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट. प्रिपेयर इट इज टू द बेस्ट वे टू प्रिवेंट अ वॉर इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर. और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, इजराइल और गाजा के बीच, ईरान का हालत देखा हमने, वेनेजुएला में क्या हुआ हम लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान क्या करता है हम लोग देख ही रहे हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है सबको मालूम है. और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से जो सफलता मिली है, उस सफलता को कायम रखने के लिए और उस बात पे जाने के लिए, जस्ट नॉट फॉर द डिफेंस बजट जिसमें शामिल योर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीआरडीओ है जिसको ओवर 29,000 करोड़ का अलॉटमेंट है, वो किस प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, प्लस इंप्रूवमेंट ऑफ आवर ओन रेडार्स हो, मिसाइल्स हो. सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक बजट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, इवन दो the much that we would have desired, but it has been kept about 1.99% of the GDP. I think it's a good budget. मकसद एक, modernize, build and be prepared to face any eventuality, और आत्मनिर्भरता पे जोर. I think it's a good budget and that is what I would compliment the government to ensure. जो पिछले साल था उसके साथ साथ बराबर उसी राह में हम चलते रहेंगे. We will be prepared for any eventuality and we will be able to take on anyone from any place without failing, with modernization in place. Yeah, Mansi. सर बहुत सही कहा आपने. और साल दर साल डिफेंस बजट जो है उसमें बढ़ोतरी हम देख रहे हैं. और मौजूदा सरकार जो है, जिस तरह संजय सर भी हमें समझा रहे थे, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण पर फोकस कर रही है. क्यों जरूरी था डिफेंस बजट को बढ़ाना? हमारे पास जवाब हैं सारे. हम जानते भी हैं पिछले साल हमने क्या कुछ नहीं देखा. दुनिया भर में युद्ध को लेकर खतरे बढ़ रहे हैं, ग्लोबल अनिश्चितताएं भी कई सारी है, और ऐसे में देश का रक्षा क्षेत्र जो है वो पुख्ता होना बेहद जरूरी है. ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं ने हमें काफी कुछ सिखाया है और इसी से सबक लेना भी बनता है. हम हमारे रक्षा क्षेत्र को बढ़ा रहे थे और यहाँ से और ज़्यादा इसे बढ़ावा देने की पूरी ज़रूरत है, क्योंकि हर सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए स्ट्रांगली. डिफेंस के लिए 20% की बढ़ोतरी की मांग और इसकी एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल भी रहे थे हम. 2029 तक 50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात इसकी संभावना है. वहीं आत्मनिर्भर भारत को इससे काफी हद तक फायदा मिलता दिखेगा. डॉक्टर लक्ष्मण कुमार बेहेरा भी हैं हमारे साथ. लक्ष्मण जी, आपका भी स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर. ये रक्षा बजट जिसका ऐलान हमने सुना है कल, क्या ये सिर्फ सैन्य जरूरतों का नहीं बल्कि एक स्पष्ट भू राजनीतिक संदेश भी देता है? जी, थैंक यू मानसी, मुझे बुलाने की. आपकी ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है. जो डिफेंस बजट जब प्रेजेंट होती है, कोई भी सरकार कोई भी देश प्रेजेंट करती है, तो जनरली एक पैरामीटर में मेजर किया जाता है कि ये जीडीपी का कितना परसेंटेज है. तो अगर हम हमारा डिफेंस बजट लास्ट कई सालों से हम लोग अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं 2% के नीचे जा रही थी. बट इस बार जो गवर्नमेंट ने लगभग 2% में लाई है, तो विच आई थिंक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. क्योंकि पास्ट में अगर देखेंगे तो नीचे जा रही थी. कोई कंसर्न था कि शायद गवर्नमेंट उतना पैसा नहीं लगा रही जितने डिफेंस को चाहिए थी. बट अभी ये जो बजट अभी जो निर्मला सीतारमण जो प्रेजेंट किए हैं फरवरी 1 को, तो ये अभी 2% पहुंच गई है. और मुझे लगता है कि आगे ये जाके बढ़ेगी. देश की जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन दे रही है, और जो जो प्रोजेक्ट सब गवर्नमेंट ने अप्रूव किए और जो पाइपलाइन में है, तो जैसे आगे बढ़ेंगे और जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे और उनके लिए जो पैसा या फंड जो गवर्नमेंट देने लगेगी, तो आई थिंक वो जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से और बढ़ेगी. हम लोग को ये एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में 2.5% मिनिमम रीच होना चाहिए. और ये एक बड़ी मैसेज थी. नॉट ओनली जो 15% जो बजट इंक्रीज हुई है, तो हमारा जो आसपास के जो नेबर्स हैं जो नॉट नेसेसरली फ्रेंडली है, तो उनकी एक बड़ी मैसेज है.
बड़ी मैसेज इसलिए है क्योंकि जो बजट के जो इंक्रीज हुई है तो इसमें रेवेन्यू सेगमेंट में ज्यादा नहीं हुई है। बहुत दिनों के बाद हम ये बात देखने की ये मिली कि हमारा मेजोरिटी जो ग्रोथ है वो कैपिटल साइड में हुई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लें, या पूरा फौज का जो तीनों सर्विसेज का उनका भी कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लें, या डिफेंस मॉडर्नाइजेशन या प्रोक्योरमेंट बजट भी देख लें, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। और जो सबसे बड़ी चीज जो बड़ी इंक्रीज जो हुई है वो मॉडर्नाइजेशन प्रोक्योरमेंट में, जो 24% जो पहुंच गई है 1,85,000 करोड़। और सबसे बड़ी चीज इसमें है कि ऑलमोस्ट 75%, वो मुझे लगता है कि काफी बड़ी रकम है जो देश में खर्चा होगी और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पैसा जाएगी। ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि आप जब बजट बहुत बढ़ा लेते हैं, 20-25% बढ़ा लेते हैं, तो उसको खर्चा करने के लिए कैपेसिटी, डोमेस्टिक कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। बट गवर्नमेंट की ये कमिटमेंट है कि जो 75% जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ही जाएगी, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी नॉट ओनली गवर्नमेंट के लिए, बट हमारा जो आत्मनिर्भरता का जो मिशन है या सेल्फ रिलायंस का मिशन जो है। और ये एक मैसेज कहीं ना कहीं दिखा रही है कि जो इंडिया जो है उसका जो आर्म फोर्सेस जो हिस्टोरिकली डिपेंडेंट जो थे फॉरेन आर्म्स के ऊपर, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। और डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो लोकल इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं ज्यादा इक्विपमेंट अभी आर्म फोर्सेस को देने लगे हैं। और ये ट्रेंड अगर आगे रहेगी तो हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो कि हम लोग सब्सटेंशियल सेल्फ रिलायंस हम लोगों को मिलेगी। ये बड़ी मैसेज है डिफेंसिव बजट में। दिनकर पेरी जी भी हमारे साथ, फेलो सिक्योरिटी स्टडी प्रोग्राम कार्नेगी इंडिया, आपका भी स्वागत है। रक्षा बजट में जिस तरह की बढ़ोतरी हमने देखी है, इसे चीन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हम कहां खड़े होते हैं और आने वाले समय में हमें कितनी और तैयारी करने की जरूरत है आपके हिसाब से? मानसी, पहला धन्यवाद मुझे आपका शुभ बुलाने के लिए जी। चाइना के साथ में एक पॉइंट बताना जरूरी है, बीन काउंटिंग करना सही नहीं है। आर मॉडर्नाइजेशन वी शुड फिल गैप्स जो हमारा है, उसके हिसाब से हमें, हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें मॉडर्नाइजेशन करनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है। नाउ कमिंग चाइना के साथ क्या है, चाइना का पेस कहीं और ही है। दुनिया में कहीं भी किसी के साथ भी वो पैरेलल कहीं इस वक्त है ही नहीं। आप यू कॉल इट एयरफोर्स, आर्मी और नेवल, तीनों डोमेन में चाइनीज मॉडर्नाइजेशन कल अलग ही लेवल पे चल रहा है। तो उसको नजर में रखते हुए probably you should see this the current allocation in that context, and it has two parts. जो अभी allocation दिया गया, a huge 22% hike in capital budget, उसके लिए दो पार्ट है। एक इमीडिएट तुरंत गैप्स प्लग करने के लिए जो ऑप सिंदूर के वक्त हमने देखा था, और उसका लेसन्स जो हमने ड्रॉ किया है उसको भरने के लिए। मान लो आपका एम्युनिशन बहुत यूज किया है, उसको रिप्लेनिश करना है, 1, ऑगमेंट करना है, 2, इनकेस ऑपरेशन सिंदूर 2 हो गया, बिकॉज हम कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज में है, 2 हुआ तो क्या करना है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म प्रिपेयर्डनेस है। सो यू रिप्लेसिंग एम्युनिशन, स्पेयर्स, स्टॉक्स, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। अभी काफी, फॉर एग्जाम्पल आपका लॉयटरिंग म्यूनिशंस, एंटी टैंक मिसाइल्स एक्सेट्रा प्रोक्योरमेंट हो रहा है इस वक्त, अभी ऑलरेडी चल रही है उसका प्रोसेस। दीज आर द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म है आपका सबमरीन्स, रफाल जेट्स। फॉर एग्जाम्पल जो सबमरीन मेगा सबमरीन डील है वो मार्च 31 के पहले शायद होने की संभावना है जर्मनी के साथ। वैसे रफाल है अगला फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो अप्रैल 2027 के पहले शायद हो जाए। वो दीज आर लॉन्ग टर्म, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मतलब 5 से 7 साल शुरू होने में ही लगेगा, उसके बाद वो चलेगा फिर 10-15 साल। तो ये दो पार्ट्स में है। ये एसेंशियली ट्विन थ्रेट के लिए, सिर्फ चाइना के बारे में देखना भी सही नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का बिगेस्ट लेसन प्रॉब्ली यही है कि द ट्विन थ्रेट जो हम टू फ्रंट वॉर बोल के आ रहे थे काफी साल से, वो सच निकला है। इट इज नॉट एक्टिव एंगेजमेंट बट द थ्रेट इज रियल, वो सही है। देयर इज एक्टिव चाइनीज असिस्टेंस, रियल टाइम असिस्टेंस टू पाकिस्तान, वो हो रहा है, हमने लाइव देखा है। सो एसेंशियली दिस इज ये जो बजट है उसका रिफ्लेक्शन है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स ऑन द मल्टी-pronged threat that India is facing today.
बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट एक और चीज संजय सर आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए हथियार, डिफेंस, आर्म्स एंड एमिनिशंस के लिहाज से हमें स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ तकनीकी तौर पर भी स्ट्रांग और इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत है, जो हम कर भी रहे हैं डिफेंस सेक्टर की इन पर्टिकुलर बात करें तो। लेकिन आपके हिसाब से आज के खतरे को देखते हुए, इन दिनों जिस तरह के खतरे हम देखते हैं, जिस तरह के वॉर लाइक सिचुएशंस हम देखते हैं, इसे देखते हुए सेना की सबसे बड़ी जरूरत क्या है आज, हथियार या तकनीक? दोनों, दोनों बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है वी नीड टू हैव ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, फुली इक्विप्ड, मॉडर्नाइज्ड, एट द सेम टाइम बाकी है इट्स ऑल हाइब्रिड वॉरफेयर, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर साइबर, space, you have to have information, reconnaissance, surveillance, सब चीजें। मतलब मकसद ये है, आपको आश्चर्य होगा कि ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर देयर वर ऑलमोस्ट अबाउट 40 करोड़ अटैक्स इन जस्ट वन डे, और उसको हमने जजब करके कुछ भी नहीं होने दिया। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि हम लोग किस प्रकार से साइबर वॉर पे में। बट ये इट्स एक ऑनगोइंग प्रोसेस। तो ये कहना कि हमने ले लिया है, प्लस एनीथिंग जो भी कोई नई चीज आती है उसको, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना, उसको इस्तेमाल करने का वक्त लेना, सीखना, उसको ठीक तरीके से उसको इस्तेमाल करना, ये सब वक्त लेता है। और अभी आप देखें इवन फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी, जब सपोजिंग रेवेन्यू दिस टाइम इज अबाउट 3,85,000 करोड़, वो इसी के लिए है कि अपने जितना भी एजिंग इक्विपमेंट है उसको कैसे अपडेट करना, किस प्रकार से अपना रिफर्बिश करना, किस प्रकार से अपना कंप्लीट जो इक्विपमेंट है उसको ठीक रखना। देन अगेन देयर इज अ साइजेबल अमाउंट व्हिच गोस फॉर पेंशन, 1.71 लाख करोड़ पेंशन में जाता है। ईसीएचएस है हमारा, दैट टेक्स अबाउट 12,100 करोड़ का allotment है। Then DRDO is there, border roads are there, where about 7,900 crores have been allotted. So सारा का साइज is a wholesome package जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका टेक्नोलॉजी प्लस 114 Rafales are there, at the same time आपका engines for LCA Mark 1A are there, submarines are there, loitering ammunition is there, precision, इतना सारा कुछ है। Continuous procurement at the same time, 1,31,000 crores for domestic market. मतलब ये जितना भी allotment है इसका compulsory, you have to invest in Indian factories, in Indian domestic industry. तो ये भी एक बहुत बड़ा साधन है domestic industries को आगे आने के लिए, उसको absorb करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने में वक्त लगता है, तो ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए एक तरीके से एक पहले तो और अभी नहीं हुआ है, इट इज ओवर पीरियड ऑफ, पिछले आप देखेंगे 5-7 साल से लगातार द थ्रस्ट इज ऑन मॉडर्नाइजेशन, थ्रस्ट इज ऑन इंडिजिनाइजेशन, द थ्रस्ट इज ऑन टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, थ्रस्ट इज कि कितना भी कैपिटल आता है ऑलमोस्ट 75 to 80% मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू इंडियन इंडस्ट्री, जो भारत के अंदर है उनको प्रोत्साहित करना है। तो ऑल ऑफ इट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। एम इज टू बी रेडी एट ऑल टाइम, बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंटिजेंसी। जरूरी नहीं, आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में नोबडी क्रॉस द LAC, उसके बावजूद भी हमने किस तरीके से पाकिस्तान ने घुटने टेके, वो भी के अंदर वो दर्शाता है कि काबिलियत है, और उस काबिलियत को बरकरार रखना है, उसको और भी अच्छा बनाना है, उसमें और भी बढ़ोतरी लानी है, क्योंकि वी शुड नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द एनिमी। अपना जो दुश्मन है वो दूसरे देशों के साथ मिलकर के भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, हमने तो अपना ही इस्तेमाल करना है। तो ये सब धीरे धीरे करके ऑगमेंटेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो द कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे मैं कहता हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम and you must be prepared to ensure that if the intentions change overnight, we are prepared to retaliate and retaliate so hard कि दुश्मन घुटने ही टेकेगा 100 घंटे के अंदर, और अब इससे भी आगे। तो दिस इज द वे टू मैं कहूँगा एनहांसमेंट, एट द सेम टाइम एनकरेजमेंट ऑफ द इंडिजिनियस इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली संजय सर, और ये जो दौर है, इस जर्नी को बड़ी बारीकी से मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि किस तरह से स्वदेशीकरण, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन की राह पर हम आगे बढ़े हैं। एक समय था जब डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए भारत सिर्फ और सिर्फ विदेश की तरफ देखता था और वहां से इक्विपमेंट्स, लेकिन आज का समय है जबकि भारतीय डिफेंस कंपनियों को भी मौका मिलता है, क्योंकि डिफेंस इंडिजिनाइजेशन और स्वदेशीकरण पर आज का भारत पूरी तरह से फोकस कर रहा है। टॉप 5 देशों की रैंकिंग की अगर बात करें, ग्लोबल
फायर पावर 2026 की रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। रूस युद्ध के बावजूद दूसरे स्थान पर कायम है। चीन तेजी से बढ़ती नौसेना और आधुनिक हथियार इनके पास है। वहीं भारत ने भी अपना चौथा स्थान जो है वो बरकरार रखा है और दक्षिण कोरिया 5वीं सबसे बड़ी ताकत है। कमिंग टू यू लक्ष्मण जी, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर, क्या भारत वास्तव में आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ आगे चल पड़ा है? हम देख रहे हैं स्वदेशीकरण को इम्पोर्टेंस हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से और ज्यादा कितनी इम्पोर्टेंस की जरूरत आपको नजर आती है? जी, आई थिंक ये जो स्वदेशीकरण जो मूवमेंट अभी चल रही है, एंड थैंक्स टू मेक इन इंडिया मूवमेंट और आत्मनिर्भर भारत मिशन जो मोदी गवर्नमेंट ने चलाए हैं, तो उसको काफी श्रेय जाती है। तो हमारे देश में इंडस्ट्री की पहले ही थी और काफी बड़ी भी थी, और सारे जो डीपीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर शुरू से भी थे, बट कहीं ना कहीं हमारा नियत की कमी थी कि हम लोग का ट्रस्ट गैप था, कि हम लोग को ये डाउट था कि हमारा इंडस्ट्री जो आर्म फोर्सेस का रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगी। बट ये गवर्नमेंट ने थ्रू मेक इन इंडिया और बाकी आत्मनिर्भर भारत मिशन के थ्रू से ये दिखाया कि हम लोग भी वो हथियार बना सकते हैं और हम लोग बाहर से हथियार लेने की जरूरत नहीं है। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारी रिफॉर्म्स की है लास्ट 10-11 साल में। मैं पूरे सारे जो मेजर्स गिनना नहीं चाहता हूँ, बट आपने वो लास्ट 11 साल का जो रिफॉर्म्स मेजर्स देखेंगे, शायद वो इंडिपेंडेंस से उतनी भी नहीं हुई थी। और इसकी परिणाम जो है हम लोग पूरा डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर देख रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अभी करीब करीब 1,50,000 करोड़ से ज्यादा हुआ है, और गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में उसको डबल करने की उम्मीद रखी है। और जिस रेट से हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रही है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ, तो मुझे भरोसा है कि अगर 3 लाख करोड़ नहीं है तो लेकिन उसके आसपास में हम लोग कहीं पहुंच जाएंगे। अभी हमारे जो सारे रिक्वायरमेंट्स है, जो जितना भी प्रोक्योरमेंट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है, ज्यादातर जो है अराउंड 70-75% जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से आने लगी है। और उसके अलावा हम लोगों का एक्सपोर्ट, जो हम लोग अगर प्रोडक्शन करेंगे, जरूरी ये है कि हम लोग उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। पहले हमारा एक्सपोर्ट ना की बराबर थी, अभी हम लोग 25,000 करोड़ की आसपास में पहुंच गए हैं। और जो भी डील्स बाकी जो फ्रेंडली कंट्री के साथ जो डिस्कशन हो रही है, अगर वो मेटेरियलाइज होती है तो लगभग 50,000 करोड़ वो भी एक्सपोर्ट भी हो जाएगी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गवर्नमेंट की ये जो सीरियसनेस है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करना, नॉट ओनली पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है काफी अहम रही है लास्ट 10-11 साल में। अभी 10 साल पहले हमारा प्राइवेट सेक्टर को कोई शायद पूछ नहीं रहे थे, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था बहुत मिनिमम था। बट आज अगर देखें प्राइवेट सेक्टर को, तो वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं। आप एल&टी ले लें, भारत फोर्स, सोलार, टाटाज और बहुत जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, सबकी काफी कंट्रीब्यूशन है। और बहुत कम टाइम में प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 20%, ऑलमोस्ट 25% पहुंच चुकी है। और जो जिस रेट से प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ हो रही है, मुझे लगता है कि मे बी इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स उनका शेयर 40 या 45% भी पहुंच सकती है। और वो स्टेज जब पहुंच जाएगी तो हमारा जो डिपेंडेंसी था जो फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर, वो उतनी कम हो जाएगी। तो हम लोग अगर पूरा भी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, लगभग 70-80% या मे बी मोर देन 80% हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। जी बिल्कुल, आप तीनों एक्सपर्ट्स का, संजय जी, लक्ष्मण जी और दिनकर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए और आपके विचार हमारे समस्त रखने के लिए। थैंक यू सो मच। इस खास पेशकश को तो हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बजट के आंकड़ों से आगे असली सवाल ये है कि क्या आज के फैसले कल भारत की सीमाओं को और सुरक्षित बनाएंगे या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।